हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 मतलब कि समांतर श्रेणियां में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, देखेंगे आज हम कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए, उनसे ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक काम करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके लिए डिज़ाइन किया गया है बेहतरीन सा ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समांतर श्रेणियाँ मतलब कि पार्ट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्रम क्या होता है। श्रेणियां बाद में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जान लो कि अनुक्रम क्या होता है, कब कोई अनुक्रम श्रेणियां बन जाता है और कब कोई अनुक्रम श्रेणियां नहीं होता है। अनुक्रम क्या होता है, संख्याओं का एक समूह होता है जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो, उसको हम अनुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप पहला अनुक्रम अगर देखें तो यहाँ पर एक नियम से संख्याएं लिखी हुई हैं। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं 1, 10, 12, 16 और 100, ये संख्याएं कोई ना कोई नियम फॉलो करती हैं। मतलब ये संख्याएं आप ध्यान से देखेंगे तो कौन से नियम में हैं, ये संख्याएं लिखी हुई हैं आरोही क्रम में। तो संख्याओं का समूह जो किसी भी नियम के तहत लिखा गया होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, अनुक्रम बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे दूसरे में देखें आप, यहाँ पर क्या है, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 6 में 3 जोड़ दिया 9, तो यहाँ भी एक नियम लग रहा है, मतलब ये भी एक अनुक्रम है। और आखिरी वाला देखेंगे, यहाँ गुणा कर रहे हैं, 1 में 4 से गुणा किया तो 4 आ गया, फिर इसमें 4 से गुणा किया तो अगला मिल गया 16, 16 में 4 से गुणा किया तो 64 मिल गया। इस प्रकार से जो भी 3 एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, ये तीनों ही तीनों क्या हैं, अनुक्रम हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संख्याओं का समूह है जो एक निश्चित नियमानुसार लिखा गया है। क्लियर है कि अनुक्रम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पद क्या होते हैं। तो अनुक्रम में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को हम पद बोलते हैं। जैसे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है दोस्त, एक पद कहलाती है। पहले पद को हम A या A1 से लिखते हैं, पहले पद को हम A से भी लिखते हैं या A1 से भी लिखते हैं। अगर A लिखा है या A1 लिखा है तो आपको जान लेना है कि ये प्रथम पद है, पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। क्लियर है बात। इसी प्रकार से बहुत सारे पद हो सकते हैं किसी भी अनुक्रम में। अनुक्रम में कभी कभी फाइनाइट पद होते हैं, मतलब जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप गिन सकते हैं कि 1, 2, 3 और कितने पद हैं, n पद हैं। लास्ट में क्या लिखा है, n, मतलब कि इस वाले अनुक्रम में कितने पद हो गए दोस्त, n पद। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि 2, 5, 8, 11 और नहीं बताया कि कहाँ पे रुकेगा, ये चलता चला जा रहा है, तो ऐसे अनुक्रम को क्या बोलेंगे, अपरिमित, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है। तो जो अनुक्रम का व्यापक पद होता है इसको हम व्यापक पद बोलते हैं, A1, A2, A3। और एक अनुक्रम परिमित कहलाती है यदि उसमें पदों की संख्या परिमित हो, मतलब कि उसको आप गिन सकते हो। और परिमित कब कहलाती है, जब उसमें पदों की संख्या आप गिन नहीं सकते। अब इसमें मैं पूछूं कितने पद हैं तो आप नहीं काउंट कर सकते हैं, पता नहीं कहां तक जा रहा है। लेकिन इसी अनुक्रम को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, बस यहीं पर रोक दिया मैंने, डॉट 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 नहीं लगाया, मतलब ये एक परिमित अनुक्रम है, ये अपरिमित अनुक्रम है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर है बातें कि अनुक्रम क्या होता है, परिमित अनुक्रम क्या होता है और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं, श्रेणी की बात करते हैं कि कब किसी भी अनुक्रम को हम श्रेणी बोलेंगे। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों या नियमों के साथ लिखा जाता है, अर्थात जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत हो, उसको हम श्रेणी बोलते हैं। क्लियर है बात। मतलब यहाँ पर एक विशेष नियम लगेगा, एक कोई ना कोई रूल लग रहा होगा। जैसे ये वाला अनुक्रम लिखा है, इसमें क्या रूल लग रहा है कि इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में आप 2 जोड़ेंगे दोस्त तो 9 मिलेगा, 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला। मतलब इसको हम एक श्रेणी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष नियम लग रहा है। क्लियर है बात। नियम क्या है कि 2 जोड़ने पे अगला पद प्राप्त होता है। ऐसे ये भी एक अनुक्रम है, इसमें क्या हो रहा है,
ये एक अनुक्रम है, ये श्रेणी है या नहीं देखते हैं। तो 7 जोड़ने पे अगला मिला, लेकिन अगला 7 जोड़ने पे 18 मिल रहा है, हमें 17 मिलना चाहिए था, क्योंकि 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होता है। तो ये एक श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं लग पा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी श्रेणियाँ होती हैं वो सबकी सब अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी के सभी अनुक्रम श्रेणियाँ नहीं होते। जैसे ये एक अनुक्रम है, 1 5 6 7 13 15, ये एक अनुक्रम है, लेकिन ये एक श्रेणी नहीं है। अनुक्रम क्यों है? क्योंकि एक नियम के अनुसार लिखा गया है। ये आरोही क्रम में है, लेकिन विशेष नियम के अनुसार नहीं लिखा गया है। विशेष नियम कैसे पता चलेगा? अगर मैं पूछूं अगला पद क्या होगा, अगर आप बता पाते हैं तो ये श्रेणी होगी, नहीं बता पाते हैं तो ये अनुक्रम होगा। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर कोई नियम ही नहीं लग रहा। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिला, लेकिन 5 से फिर 6 मिल गया, 6 से 7 मिल गया, फिर 7 से 13 मिल जा रहा है, फिर 15, आगे क्या आएगा कुछ नहीं पता। आगे 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिख दिया 2 3 4 5, आपको यहाँ पूछूं क्या आएगा, आप बता देंगे कि सर यहाँ पर 6 आएगा। तो ये श्रेणी है, लेकिन ये वाली श्रेणी नहीं है। क्लियर है बात ये? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन दोस्त। अब देखते हैं समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। ऐसी श्रेणियां जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने ले लिया 20 17 14 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्व पद में, पहले वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने पे अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसमें कुछ जोड़ने या घटाने पे नेक्स्ट वाला मिल रहा है। इसमें कुछ जोड़ने या घटाने पे, और जो जोड़ घटा रहे हैं वो नियत संख्या है। वो क्या है? एक नियत संख्या है, निश्चित नंबर है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखा कि घटाने पर मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि जोड़ने पर भी मिल सकता है। 2 5 8 11, ये जोड़ने पर मिल रहा है। कितना जोड़ने पर दोस्त? 3 जोड़ने पर। 3 जोड़ेंगे पूर्व पद में तो अगला पद आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ये भी समांतर श्रेणी में है? हाँ, 0 को जोड़ने पे अगला पद मिल रहा है। 0 को जोड़ने पे अगला पद मिल रहा है। तो ये जो जोड़ने या घटाने पे मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब इस वाले पद में से इस पद को आप माइनस करेंगे तो जो भी आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। जो भी आपका डिफरेंस आता है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्लियर है बातें? तो यहाँ देखेंगे एक बार, समांतर श्रेणी, इस निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी का सार्वंतर। मतलब ये जो निश्चित संख्या जो है, जो जोड़ने या घटाने पे मिल रहा है, ये जो फिक्स नंबर आपको दिख रहा है, इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। ये सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। यहाँ पर आपको मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिया है। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समांतर श्रेणियाँ। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या ये अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। आ रही है बात समझ में? आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो भी दी हुई है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है? ध्यान से देखें, मेरी बात सुने। जब भी आपको समांतर श्रेणी चेक करना होगा तो आप देखेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सबके बीच में बराबर है। मतलब कि क्या इसके और इसके बीच का जो अंतर है, इसके और इसके बीच का जो अंतर है, इसके और इसके बीच का जो अंतर है, आपस में बराबर है या नहीं है। समझ पा रहे हैं बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये आपको पता चल गया कि इसमें कितने पद दिख रहे हैं। पद तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इसको हम A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 बोलेंगे और A4 बोलेंगे। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 चेक करेंगे। मतलब 10 माइनस 13 कितना आ गया दोस्त? माइनस का 3। फिर हम A3 माइनस A2 चेक करेंगे। पहले हमने इन दोनों के बीच का अंतर देखा, -3 आ गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, मतलब A3 माइनस A2, 7 माइनस 10 कितना आ गया? -3, ये भी आ गया है। अब इसके और इसके बीच का अंतर देखेंगे, A4 माइनस A3, ये भी कितना आ गया? 4 माइनस 7, मतलब कि ये आ गया अपना माइनस का 3। आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह जो है वो सार्वंतर जो है बराबर है।
कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, सार्वंतर को हम किससे डिनोट कर देते हैं दोस्त? स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। क्लियर है बात ये? तो यहाँ पर सब कुछ बराबर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, और ये बराबर है a4 माइनस a3 के, ये बराबर है a4 माइनस a3 के। अगर ऐसा हो रहा है कि हर जगह डिफरेंस बराबर है तो दी गई अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी बनाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, मतलब दिया गया अनुक्रम, क्या लिखेंगे? दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं दोस्त? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होती तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करने की विधि। क्या विधि है? कैसे पता चलेगा कि सार्वंतर श्रेणी समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? दी गई संख्याओं की सूची, ये जो भी है समांतर श्रेणी की सूची में है, तो सार्वंतर डी क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। सार्वंतर का मतलब ही क्या होता है? किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। जैसे कि अगर यहां पर देखें तो ये दोनों क्रमागत पद हैं, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, मतलब a2 माइनस a1 कर देंगे, तो ये जो सार्वंतर d है वो निकल के आ जाएगा। या आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, या आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, ऐसे ही लास्ट में an माइनस an-1 भी कर सकते हैं। मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला पद अगर आप माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? सार्वंतर मिल जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर शून्य है। मैंने पहले ही बताया कि सार्वंतर जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर शून्य है अर्थात d बराबर 0, तो समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद प्रथम पद के समान होगा। क्या मतलब हुआ इसका? ये देखते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, ये वाला। यहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सार्वंतर क्या है? शून्य है। इसके बीच में अंतर कितने का है? शून्य का। इसके बीच में अंतर कितने का है? शून्य का। मतलब जब भी ऐसा होगा तो ये जो समांतर श्रेणी आप देख पा रहे हैं, इसके सभी पद आपस में क्या होंगे? समान होंगे। सभी पद क्यों समान होंगे? क्योंकि यहां पर सार्वंतर कितना है? यहां पर सार्वंतर दोस्त शून्य है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको सीधे सीधे सार्वंतर ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणियां हैं, आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाले के लिए सार्वंतर d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है दोस्त? माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे, ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे। a1 कितना है? 3 है, -2 और -3 होता है -5। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, सेकंड वाले पार्ट की। 11 11 11 11, ये तो बड़ा ही आसान है, आप सबको पता चल गया होगा देखकर ही कि यहाँ पर सार्वंतर कितना होगा। तो 11 माइनस 11, मतलब यहाँ पर सार्वंतर जो है वो 0 है, शून्य है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले नोट डाल के एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर सार्वंतर शून्य आएगा तो प्रत्येक पद पहले पद के समान होंगे। मतलब इस समांतर श्रेणी के सभी पद आपस में क्या होंगे? समान होंगे। कब? जब आपका सार्वंतर शून्य आएगा। क्लियर है? एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पीय में कि सार्वंतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। वहां पे 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी। तो आप क्या बोलेंगे? सभी। मतलब कि सार्वंतर धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी लिखना है हमें जिसका प्रथम पद 5 हो और सार्वंतर -3 हो। दिया हुआ है यहाँ पे प्रथम पद मतलब a का मान 5 हो और सार्वंतर मतलब d का मान -3 हो। ऐसी श्रेणी बनानी है आपको।
तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी प्रथम पद से स्टार्ट होती है, मतलब सबसे पहले हमने प्रथम पद लिख लिया 5। दूसरा पद कैसे मिलता है दोस्त? प्रथम पद में अगर हमने d को जोड़ दिया, मतलब 5 में हमने -3 को जोड़ दिया तो 2 आ जाएगा, तो दूसरा पद आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ घटाना पड़ रहा है, -3 घटा दो, 5 में से 2 मिल गया। अब 2 में से -3 करेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, मतलब A3 कैसे मिलेगा? A3 के पहले कौन सा पद है? दूसरा पद, इसमें d को जोड़ देंगे, मतलब A2 का मान है 2 प्लस d का मान है -3, तो 2 - 3 यहाँ पर आ जाएगा -1, तो अगला पद आ गया -1। ऐसे ही अगर आपको चौथा पद निकालना है तो क्या करेंगे? तीसरे पद में d को जोड़ देंगे, तीसरे पद में दोस्त d को जोड़ देंगे, तो तीसरा पद हमारा -1 है और d का मान है -3, -1 और -3 हमारे पास आ जाता है -4, मतलब कि हमारा फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा? -4। ऐसे ये चलता चला जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? अभी आपने क्या सीखा कि कोई भी पद निकालना हो उसके पिछले पद में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा, है ना। जैसे आपसे मैंने पूछ लिया A10 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? A9 में d को जोड़ देंगे, मतलब जो भी पद निकालना है उसके पिछले पद में d को जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद आपको मिल जाता है। क्लियर है बातें? आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि AP का nवां पद कैसे निकालना। अभी तक तो हमने दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकाल लिया। अभी मैंने एक AP लिख दिया, मान लो एक सीरीज लिख दिया, वही 2, 5, 8, 11। मैंने बोल दिया इसका 211वां पद बताओ, 211वां पद। अब ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था, तो आप क्या करेंगे? एक एक पद निकालते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 211 पद निकालना है, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। या अगर आपको लग रहा है कि सर अगर हम ऐसा कर लें कि 211 बार हम लिख लेंगे, टाइम लगेगा, क्या हुआ? हम निकाल लेंगे लिख कर। लेकिन अभी मैंने पूछ लिया 2000वां पद निकालो, 2000 बार लिखोगे? नहीं लिखोगे, है ना। 211 बार भी बहुत हो जाएगा, आपकी एक कॉपी भर जाएगी, फिर घर वाले पैसे नहीं देंगे कॉपी खरीदने के लिए, क्योंकि आप फालतू की कैलकुलेशन करते हो। आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। आइए समझते हैं कि यहाँ पर an का मतलब क्या है। an को बोलते हैं nवां पद, उसके बाद लिखा है a का मतलब है प्रथम पद। a का मतलब क्या है दोस्त? प्रथम पद। n पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, या हम इसको सार्वंतर बोलते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों को आपको पता करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पर 4 चीजें आपको दिख रही हैं, 4 में से आपको 3 पता होंगी, एक चीज निकालनी होगी। कभी आपसे an पूछेगा तो ये तीनों आपको पता होगा, जब आपसे a पूछेगा तो आपको an पता होगा, n पता होगा और d पता होगा। कभी आपसे d पूछेगा तो ये तीनों पता होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे होंगे जो अभी हम करने वाले हैं, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि nवां पद निकालना है तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये nवां पद हमेशा शुरुआत से निकालना होता है, ठीक है। तो क्लियर है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? एक नाम इसका और है, nवां पद को हम क्या बोलते हैं? व्यापक पद या जनरल टर्म। व्यापक पद या जनरल टर्म। कौन से पद को? nवें पद को। nवें पद को हम व्यापक पद या जनरल टर्म बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहां पर एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस दिया है और इसका 20वां पद पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? 20वां पद। तो ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी का है। अब समांतर श्रेणी का है तो जो बातें आपको पता है लिख लो। प्रथम पद क्या है? 7। डी का मान क्या है? 3 माइनस 7, मतलब कि -4। ए पता चल गया डी। एन का मान क्या है? 20वां पद निकालना है तो एन का मान 20, और आपसे क्या पूछ रहा है? 20वां पद, मतलब A20। ये लिखना आना चाहिए। ये लिखना अगर आ गया तो बाकी सब चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं। कैसे? an का फॉर्मूला लिखें। an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n का मान कितना है? 20। तो a 20 बराबर, अब जो n का मान यहां पे लिखेंगे
वही n का मान यहाँ भी आएगा। यहाँ n का मान 20 लिखा है तो यहाँ भी n की जगह पर 20 आएगा। a का मान लिखेंगे 7 प्लस 20 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्त, -4। याद रखें जब भी d माइनस में होगा तो हम कोष्टक में लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। 20 माइनस 1 19, 19 गुणे -4, 19 चौक 76 होता है तो -76 और यहाँ से आंसर आ रहा है -69। मतलब इसका 20वां पद कितना हो जाएगा, -69। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हम निकालते हैं nवां पद। nवां पद कोई भी पद हो सकता है, 20वां पद, 100वां पद, 150वां पद, 120वां पद, कोई भी पद हो सकता है। हम उसको नाम देते हैं nवां पद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर d -4 है और 7वां पद 4 है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि 4 चीज़ें हैं, इसमें से 3 चीज़ें आपको पता होंगी और एक बात आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर क्या क्या पता है एक बार लिख लेते हैं हम। सारवंतर d पता है हमें -4, 7वां पद A7 पता है 4। आपसे a का मान पूछा गया है, n का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 7, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो वहाँ भी 7 होगा। n का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 d। n की जगह हमें 7 लाना है क्योंकि जो पता है उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। समांतर श्रेणी का एक ही नियम है। क्या नियम है कि जो भी चीज़ आपको पता है उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हमें a7 पता है तो a7 का फॉर्मूला लिखेंगे। a7 का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें an का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और n की जगह 7 लिखना पड़ेगा। n की जगह 7 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a7। a का मान हमसे पूछा जा रहा है तो इसको a लिखेंगे, प्लस n का मान 7 लिखेंगे, -1, d का मान -4 लिखेंगे। ठीक है, a7 का मान 4 है तो इसके नीचे 4 बराबर a प्लस 7 - 1 होता है 6 गुणे -4, 4 बराबर a, 6 गुणे 4 कितना, -24। तो a का मान आ गया 4 धन 24 मतलब कि 28। तो प्रथम पद कितना आ गया दोस्त, 28। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 चीज़ें हैं a, n और d, इसमें से हमें 3 चीज़ें पता हैं और कोई भी एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है इस वाले टॉपिक से। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। अनुक्रम 3, 6, 9, 12, 111 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या का मतलब n होता है पदों की संख्या, तो यहाँ आपसे n का मान पूछा जा रहा है ना। अनुक्रम दिया हुआ है मतलब प्रथम पद a है हमारे पास 3, d का मान 6 - 3 मतलब कि ये भी 3 आ गया। और ये कौन से नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है नहीं पता, तो आखिरी पद को हम an बोलेंगे। मतलब मान लिया कि ये nवां पद है तो an बराबर कितना है, 111। ये सारी बातें लिख लिया। अब हम an का फॉर्मूला लिखेंगे। an बराबर a प्लस n-1 d। an का मान लिखेंगे 111 बराबर a का मान है 3 प्लस n-1 और d का मान कितना है दोस्त, 3। इस 3 को इधर भेजेंगे, 111 - 3 हो जाएगा, इधर बच गया n-1 इंटू 3। 111 - 3 होता है 108 और ये वाला 3 इधर आके इसको भाग करेगा, n-1 इसको उड़ा दो, 36 आ गया। इस -1 को इधर लाएंगे, +1 हो जाएगा। तो दोस्त n का मान कितना आ चुका है यहाँ पे, 37। n का मान कितना आ गया, 37। तो आप देख रहे हैं पहले सवाल में हमसे an पूछा था, दूसरे वाले सवाल इससे जस्ट पीछे जो किया उसमें a पूछा था, यहाँ पर आपसे n पूछ लिया। मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं ना, इसमें से कुछ भी एक पूछ लेगा और बाकी के 3 इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर बात की गई है समांतर श्रेणी में कौन सा पद -81 है। तो मैंने मान लिया nवां पद -81 है तो लिखेंगे an बराबर -81। n आपसे पूछ रहा है, n के बारे में कोई आइडिया नहीं है। a का मान यहाँ पर है 21 एंड d का मान हमारे पास है 18 - 21 मतलब कि -3। ठीक है, बाकी कहानी वही है दोस्त कि an का फॉर्मूला लिखेंगे और सब कुछ अपने आप निकल के आ जाएगा। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 d। an का मान हमें पता है -81
ए का मान हमें पता है 21 प्लस n-1 और डी का मान कितना है -3। डी का मान कितना है -3। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं, इस 21 को इधर ले आएंगे, -81 -21 बराबर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे n-1 -3, -81 -21 कितना हो जाएगा -102, और ये माइनस का 3 इधर आके भाग करेगा, इसको माइनस से माइनस को उड़ा देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 -1 इधर कितना बचा था n-1, इस -1 को इधर लाएंगे +1, तो दोस्त यहाँ से n का मान कितना निकल के आ जाएगा 34 और 1 35, 34 और 1 35। बताओ कोई डाउट है? समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 तथा 16वां पद 17 है तो उसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, 7वां पद -1 है, मतलब A7 का मान -1 है, और 16वां पद 17 है, A16 का मान 17 है, तो व्यापक पद ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है, व्यापक पद होता क्या है। याद करिए, मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि व्यापक पद को हम क्या बोलते हैं, an। व्यापक पद को क्या बोलते हैं दोस्त, an, मतलब आपसे an पूछ रहा है। आज ही मैंने आपको एक नियम बताया था, क्या कि जो भी पता है, इस चैप्टर का एक ही नियम है दोस्त, जो भी पता है उसका फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे क्या क्या पता है आपको, A7 पता है, A16 पता है, तो A7 और A16 का हम फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे? हमें पता है कि an बराबर होता है a + n-1d, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, a + 6d, क्योंकि 7 - 1 6 आएगा, है ना। यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 - 1 6d। A7 का मान हमें पता है -1, तो यहाँ से एक हमारे पास समीकरण बन गया, समीकरण संख्या 1। समीकरण क्यों बनाना पड़ा और समीकरण कहाँ बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर a और d दोनों नहीं पता है। जब भी आपके पास दो चर राशियाँ आ जाती हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो हम समीकरण बना के वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा कुछ भी। अब हम इसके साथ डील करेंगे, दूसरे वाले के साथ, A16 बराबर हो जाएगा a + 15d, 16 - 1 16 - 1 15d। A16 का मान यहाँ रखेंगे दोस्त, कितना, 17 बराबर a + 15d, बना दिया इसको समीकरण संख्या 2। क्या बना दिया, समीकरण संख्या 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, समीकरण 1 को भी और 2 को भी। यहाँ पर है -1 बराबर a + 6d, और यहाँ पर क्या है, 17 बराबर a + 15d। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चिन्ह को बदलकर, ठीक है। जब a से a को काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट चिन्ह हो गया, -17 - 1 -18 हो गया, और यहाँ पर 6 - 15 -9d, माइनस से माइनस उड़ा दिया, और d का मान आ गया 18/9, मतलब कि d का मान आ चुका है कितना, 2। तो d का मान तो हमारे पास 2 आ गया। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, जब d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ गया समीकरण 1, ये रहा। किसी में भी रख सकते हैं दोस्त, 1 में भी और 2 में भी। 1 में रखेंगे तो लिखा है -1 बराबर a + 6d, 6 इंटू d की जगह 2, -1 बराबर a + 6 × 2 कितना होता है, 12। 12 इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा -13, -12 - 1 कितना हो जाएगा, -13। हमारे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है। इस चैप्टर का एक ही ब्रह्मास्त्र है, मतलब अगर आपके पास a है और d है, अगर आपके पास a और d आ चुका है तो आप इस चैप्टर में कुछ भी निकाल सकते हो, जो पूछ रहा है कुछ भी, और किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास a और d का मान आ चुका है तो जो भी पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है।
हमारे पास ए और डी आ गया, मतलब सब कुछ आ गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, nवां पद। तो nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर हो जाएगा अपना a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद सबकी वैल्यू पता चल गई है। a का मान आ चुका है -13 और d का मान आ चुका है 2। तो इनका मान यहाँ पर पुट करेंगे और देखो आपसे व्यापक पद पूछ रहा है, मतलब कि n की जगह पर हमें n ही रखना है, एक n की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे। तो a का मान यहाँ पर रखेंगे -13 प्लस n-1 और d की जगह पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ गया -13 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2, तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 2n-15। मतलब कि जो व्यापक पद पूछ रहा था आपसे, जो an का मान पूछ रहा था, वो कितना आ चुका है 2n-15। तो ऐसे निकालते हैं हम व्यापक पद। मतलब व्यापक पद कभी भी पूछेगा आपका आंसर जो है n की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 7 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। मतलब 2 अंकों की कहाँ से संख्याएं स्टार्ट होती हैं, तो 11 से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं 99 तक, है ना। लेकिन हमें वही संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाजित होती हैं। तो सबसे पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी। 10 तो होता नहीं है, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। तो पहली संख्या आ गई 14, फिर मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, फिर 28, ऐसे चलता जाएगा। अब आखिरी संख्या कौन सी हो जाएगी 98, क्योंकि 99 तो 7 से भाग नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि 98 होगी, जल्दी से कैसे पता चलेगा, तो आप जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 7 से भाग दें और देखें कि क्या ये पूरी तरह से भाग हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर शेषफल बच रहा है कितना, 1, है ना, 1 शेषफल बच रहा है। यहाँ पे जो भी शेषफल बचे इसमें से माइनस कर दो, भाज्य में से माइनस कर दो। 99 - 1 करेंगे तो आखिरी नंबर मिल जाएगा 98। तो हमने एक समांतर श्रेणी बना लिया है जिसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे। तब हमें पता चल जाएगा कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। कहने का मतलब है जो यहाँ पे दिया हुआ है एक बार नोट करेंगे। यहाँ पर हमें a का मान पता है 14, यहाँ पर हमें d का मान पता है 7, 21 - 14 करेंगे, 21 - 14 7, और n का मान आपसे पूछ रहा है। और आखिरी वाले को हम पता है आपको कि an बोल देते हैं, तो an का मान है 98। एक ही नियम बताया दोस्त कि इस तरह के सवालों में या इस पूरे चैप्टर में एक ही नियम, जो पता है उसी का फॉर्मूला, जो पता है an पता है, an का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n-1d। an का मान है 98, तो an की जगह पर 98 आ जाएगा, a की जगह पर 14 प्लस n तो पता नहीं है, वही तो निकालना है हमें, और d का मान हो गया 7। 14 को इधर भेजेंगे, माइनस कराएंगे, 98 - 14, और यहाँ पर बच जाएगा n-1 और 7। 8 - 4 4, 9 - 1 कितना 8, और ये 7 इधर आके इसको भाग करेगा, यहाँ पे बच गया n-1। इसको भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, और ये -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ रहा है यहाँ से 13। मतलब 2 अंकों की कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं, तो ऐसी कुल संख्याएं हैं हमारे पास 13। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं आगे का क्या खेल है। अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होगा। अभी तक हमने देखा कि शुरू से nवां पद क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता था an बराबर a प्लस n-1d। जब आप अंत से nवां पद निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है l माइनस n-1d। मतलब शुरू से जब निकाल रहे तो यहाँ पर a प्लस आ रहा था, अंत से निकालेंगे तो यहाँ l माइनस आएगा, बाकी चीजें एक जैसी रहेंगी। क्लियर है? इस पर एक सवाल करते हैं और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि समांतर श्रेणी दी हुई है, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका अंत से आपको 10वां पद निकालना है। आइए निकालते हैं, देखते हैं इसको। पहले तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो l जो होता है, पहले अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंत से nवां पद का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, याद हो गया क्या, l माइनस n-1d। यहां पर आप ध्यान से देखें तो आखिरी पद जिसको हम l बोल रहे हैं वो है 254। यहां पर d का मान है दोस्त 9 - 4 मतलब कि 5,
और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है n का मान भी हमें पता है 10, 10वां पद पूछ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। हमसे पूछ रहा है अंत से 10वां पद क्या होगा, तो अंत से 10वां पद बराबर, अंत से n की जगह 10 लिख देंगे, अंत से 10वां पद कितना हो जाएगा l, l का मान है 254 माइनस n माइनस 1 और d का मान है 5। इसको सॉल्व करेंगे और आपका अंत से 10वां पद अपने आप निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 254 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 गुणे 5 45, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 209, कितना आ जाएगा दोस्त 209। मतलब इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में अगर हम अंत से 10वां पद निकालेंगे तो वो अपना आ जाएगा कितना 209। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम आगे की तरफ। आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान होने वाली हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग। अब तक हमने देखा कि शुरुआत से 10वां पद क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद हमने देखा कि अंत से भी nवां पद पूछ सकता है, उसका अलग फॉर्मूला है, उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीजें हमने सीखा। मतलब हमने पद निकालना सीख लिया है कि कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है तो उसका 100वां पद, 1000वां पद कैसे निकालते हैं, ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इन पदों का अगर योग करना है, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोल दिया 2 5 8 11 14, ये एक समांतर श्रेणी है और इन सबके पदों का योग बताओ, तो आप क्या करेंगे 2 और 5 7 8 15, 15 और 11 26, 26 14 40। तो आपने बता दिया इन 5 पदों का योग कितना है 40, मतलब S5 5 पदों का योग ऐसे लिखते हैं, ये कितना आ गया 40 आ गया, है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया, यहाँ तो 5 पद था, आपने फटाफट जोड़ लिया। अगर मैंने बोल दिया कि ऐसे 100 पद हैं, 100 पदों तक आपको योग निकालना है, आप क्या करोगे? तो दोस्त हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब पदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम एक एक लिख के जोड़ नहीं सकते, है ना। लिखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, जोड़ने की बात ही दूर की है ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं इसके लिए, एक है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक छोटा फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। इस फॉर्मूले को तब लगाते हैं जब हमें आखिरी पद नहीं पता होता है, और इस फॉर्मूले को तब लगाते हैं जब हमें आखिरी पद पता होता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ बड़ा फॉर्मूला लगेगा और कहाँ छोटा फॉर्मूला लगेगा। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का मतलब हमसे S22 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 22 हमें निकालना है। और यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो a बराबर 8 हो गया। और हम सार्वंतर d का मान भी निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो 3 माइनस 8 कितना हो गया दोस्त? -5। क्लियर है बातें? अब जैसा कि यहाँ पर आपको आखिरी पद नहीं पता है ना। आखिरी पद अगर पता होता तब तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी पद नहीं पता है, इसलिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, याद है क्या आपको? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये अपना फॉर्मूला हो गया। क्या सबका मान पता है? n की जगह पर हमें 22 रखना पड़ेगा, तभी ये S22 बनेगा। और ध्यान रखेंगे जो n का मान दोस्त आप यहां पर रखेंगे वही n का मान यहां आएगा और वही n का मान यहां भी आएगा। क्लियर है? तो n की जगह पर 22/2 हो गया। 2a का मान कितना है? 8 है, 8 रखेंगे यहां पर, प्लस n का मान वही 22 है अपना -1, और d का मान कितना है? -5। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, S22 आ जाएगा। किस प्रकार से देखें ध्यान से। 11 8 गुणे 2 होता है 16, प्लस 22 माइनस 1 हो गया 21, और 21 में गुणा हो रहा है किसका दोस्त? -5 का। 21 को जब आप -5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 105। अब इनको माइनस करना है ना। 116 माइनस 105 कितना आ जाएगा? जल्दी बताएंगे। 16 माइनस 105 करेंगे तो यहाँ पर अपना 15 माइनस 6 9 89 आएगा। बिल्कुल, है ना। 9 6 15 8 1 9 10। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 9 या 99,
और 11 8 जा 88 और 9 8 9 17 97 97। तो ये आंसर आ गया -979। मतलब कि इसके प्रथम 22 पदों को लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा -979। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है, तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहां पर आपको पहला पद भी पता है और आखिरी पद भी पता है। सर ये कैसे पता चला यही आखिरी पद है? क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है 20 पदों का योगफल, तो 20वां पद हमारे लिए आखिरी पद होगा, है ना। छोटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्या क्या दिया है पहले तो वो लिख लेंगे। a का मान 1 है और 20वां पद हमें पता है 58 और हमसे 20 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? छोटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे Sn = n/2 a + an। ठीक है बात, बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब n की जगह पर हमें 20 लिखना पड़ेगा, तो S20 = 20/2 a + 1 + an, मतलब n की जगह 20 रख दो। S20 कितना आ गया दोस्त? ये तो 10 हो गया, तो 10 और यहाँ 1 + A20 का मान कितना है 58, तो ये हो गया 59। 59 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 590। मतलब इसके 20 पदों का योगफल कितना आ गया 590। बहुत आसान चीजें हैं, जरूरत है कि कॉन्सेप्ट को जान लो, फॉर्मूले को जान लो। आसान चैप्टर है, मतलब कि एग्जाम में इस चैप्टर से कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 24 पदों का, और हमें nवां पद दिया हुआ है, मतलब यहां जनरल टर्म व्यापक पद हमें दिया हुआ है कि an = 3 + 2n है। हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। याद रखेंगे कि जब भी व्यापक पद दिया रहेगा तो क्वेश्चन और आसान बन जाता है। इसको देख के टेंशन में आ जाते हैं आप लोग, नहीं, और आसान बन जाता है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि जब हम S24 का फॉर्मूला लिखेंगे छोटा वाला, तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये छोटा वाला फॉर्मूला हो गया, हमें 24 पदों का योगफल निकालना है, तो हम n की जगह 24 रख देंगे। 24/2 a + A24। मतलब अगर आपके पास a आ जाए मतलब प्रथम पद, A24 आ जाए मतलब 24वां पद, तो आपका काम हो जाएगा। और जब भी व्यापक पद दिया होता है, यहाँ n की जगह पर जब आप 1 रखेंगे, n की जगह पर जब आप 1 रखेंगे दोस्त, तो आ गया 5, मतलब आपके पास प्रथम पद आ गया 5। ऐसे ही जब n की जगह पर आप 24 रखेंगे, तो A24 = हो जाएगा 3 धन 2 गुणे 24, मतलब कि 3 + 24 दूना 48, और ये आ गया 51। आपके पास पहला पद भी आ गया, 24वां पद भी आ गया। देखा कितना आसान था। व्यापक पद दिया है, कुछ नहीं करना, जो भी पद निकालना है n की जगह उतना रख दो, काम हो जाना है। यहां पर अब मान रखेंगे, ये तो कट के 12 हो गया। 12, a का मान 5, A24 का मान 51, दोनों को ऐड करेंगे 56, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 × 6 72, 2 7 कैरी हो गया, 12 × 5 60 और 7 67। तो इसके प्रथम 24 पदों का योगफल, जिसका nवां पद 3 धन 2n है, कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर में। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे की ओर। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो। मैंने मान लिया कि हमने n पद लिया है, मतलब n पदों का योगफल 78 है, तो हमें दिया हुआ है Sn = 78। अगर आप श्रेणी को देखें तो a का मान है 24 और d का मान है 21 - 24, मतलब कि -3। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं इसमें, मैंने एक ही बात तो बताई कि जो पता है उसका फॉर्मूला, जो पता है उसका फॉर्मूला। यहां पर क्योंकि आखिरी पद हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn = n/2 2a + n-1d। Sn का मान है 78, यहां पे लिखेंगे 78 × 2, 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना। तो यहां पे बचा n का मान तो हमें निकालना है, n को n रहने देंगे। 2a मतलब 2 × 24
a का मान रख दिया 24 प्लस n तो पता नहीं है और d का मान है -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। तो 2 8 16 6 और 2 7 14 और 1 15 156 इक्वल टू n 2 इंटू 24 इज 48 प्लस, अब देखो -3 जब n से गुणा होगा तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 156 इक्वल टू n, अब देखो ये भी नंबर है 48 और ये 3 भी एक नंबर है, 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, -3n। n को अंदर गुणा कराएंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सा हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, 51n और n जब इसमें गुणा होगा तो -3n स्क्वायर। सबको इधर लेकर आओ, 3n स्क्वायर -51n, ये तो अपनी जगह पर है, प्लस का ही रहेगा, 156 इक्वल टू 0। यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गई तो हम बात करेंगे क्या, इसमें से 3 कॉमन लेके इसको छोटा बनाओ, 3 बाहर निकाल लो, ये बन गया n स्क्वायर -17n प्लस 52। 3 को कॉमन ले लिया और 3 को उधर भेज देंगे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन के आ गया, ये आ गया ये, ठीक है, n स्क्वायर -17n धन 52। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करने पर 17 आ जाए और गुणा करने पे 52 आ जाए, मतलब प्रोडक्ट 52 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर दोस्त, जोड़ने या घटाने पर -17 आ जाए। ऐसे 2 नंबर्स, तो 13 चौका 52 होता है, मतलब 13 और 4, और 13 और 4 को जोड़ने पर 17 आता है, मतलब 2 नंबर हो जाएंगे -13 और -4। इनको जब गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा, तो बीच वाले को तोड़ देंगे, -13n -4n प्लस 52 इक्वल टू 0। क्लियर है बात यहां तक। इन दोनों में से n कॉमन ले लो, बचा क्या, n -13। इन दोनों में से -4 कॉमन लेंगे, बच जाएगा n -13 बराबर 0। एक कोष्ठक में n -13 आ गया, एक कोष्ठक में दोस्त n -4 आ गया, तो यहां से अपना आंसर जो आ रहा है, जब इसको एक बार 0 करेंगे तो n का मान 13 आएगा, जब इसको एक बार 0 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और जब इसको हम एक बार 0 करेंगे तो यहां से n का मान जो आएगा अपने पास 4 आएगा। आ गई चीजें समझ में, मतलब कि इस श्रेणी के या तो आप 13 पद ले लें तो भी योगफल 78 आएगा, या तो आप केवल और केवल 4 पद ले लेंगे तो भी योगफल कितना आएगा, 78 आएगा। दोनों ही आंसर सही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसके कितने पदों का योग 300 है। अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी के जैसा है, मतलब हमने मान लिया n पदों का योग 300 है, Sn बराबर 300। यहां पर प्रथम पद दिया हुआ है आपको कितना, 20, और d का मान अगर हम निकालेंगे तो 19 × 57 एक 58/3 माइनस 20, या हम इसको लिख सकते हैं 58 माइनस 20 × 60/3, मतलब कि d का मान आ गया आपके पास दोस्त कितना, माइनस का 2/3। ये तो हो गई क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। एक ही तो नियम बताया मैंने, क्या, कि जो दिया हुआ है उसी का क्या, फॉर्मूला लिख दो। क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला कौन सा, बड़ा वाला, क्योंकि हमें आखिरी पद नहीं पता है, n/2 2a प्लस n-1d। अब Sn की जगह पर दोस्त लिखेंगे हम 300 बराबर n/2। n हमें नहीं पता है, वही तो पूछ रहा है कितने पद, मतलब n पद। n नहीं पता है तो n को n लिखेंगे, 2a, a का मान कितना है 20, प्लस n हमें नहीं पता है तो लिखेंगे n-1, और d का मान दोस्त लिख देंगे -2/3। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में ही आप लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। यहां तक तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, और जो क्वेश्चन में आप 4 नंबर पा सकते थे वहां अपने 4 नंबर कटवा लेते हैं। 4 में से 1 नंबर मिल जाएगा ये सब लिखने के लिए बस। तो ये नहीं करना है, कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। आइए देखते हैं, यहां पर इस 2 को इधर भेजेंगे तो 300 में 2 गुणा हो जाएगा,
n यहीं पर रहेगा ये वाला, 20 गुणे 2 हो गया 40। अब -2/3 एक बार n में गुणा होगा तो हो जाएगा -2/3n, और -2/3 -1 में गुणा होगा तो हो जाएगा +2/3। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये 300 गुणे 2 600 हो गया, बराबर n, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लो, एक काम करो 3 एलसीएम ले लो, और इसके पास 3 नहीं है तो ये हो गया 40 × 120, इसके पास 3 है ऐसा ही रहेगा, इसके पास भी 3 है ऐसा ही रहेगा। इस 3 को भी इधर भेज देंगे तो 600 गुणे 3 हो जाएगा, यहां पर बच गया n, 120 और 2 122 -2n। क्लियर है बातें यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, सबको n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर तो 600 गुणे 3 हो गया 1800, n को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 122n -2n²। सबको इधर ले आओ और लिख लो। सबको जब इधर लाके लिखोगे आप तो हो जाएगा 2n², उधर गया, ये भी उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -122n, और ये अपनी जगह पर है +1800 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी। ये देखो यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, क्यों? इसको छोटा बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए दोस्त 2 कॉमन ले लो, 2 को बाहर निकालेंगे, 61n + 900 बराबर 0। अब 2 उधर जाके खत्म हो गया, मतलब हमारे पास जो द्विघात समीकरण आ गया है वो ये रहा जो आपके सामने दिख रहा है ना। अब ऐसी 2 संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 900 आता है और जोड़ने पर -61 आता है। ये एक कठिन काम हो गया सर, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो आइए ढूंढते हैं। 900 को हम गुणनखंड निकालेंगे, 900 का गुणनखंड, 2 से काट दिया 450, फिर 2 से काट दिया 225, फिर 3 से काट दिया 75, फिर 3 से काट दिया 25 × 75, 5 से और 5 से। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 61 आता हो, जोड़ने या घटाने पर 61 आता हो। कैसे, आइए ढूंढते हैं। ठीक है, -61। अगर हम ले लिया 5 5 और 3, हमने ले लिया 5 5 3, मतलब ये 75 बन गया, 3 दूना 6 दूना 12, 75 और 12 से 61 नहीं आएगा, है ना। कुछ और लेना पड़ेगा दोस्त, कुछ और लेना पड़ेगा। अगर हमने इनको एक साथ ले लिया, 2 दूना 4, यहां से भी नहीं आएगा। अगर हमने इनको एक साथ ले लिया, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और ये हो गया 5 पंजे 25। क्या 36 और 25 को जोड़ने पे 61 आता है? मजा आ गया, मिल गया हमें। मतलब इसको तोड़ेंगे किसमें? 36 और 25 में, 36 और 25 में। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, फंसना नहीं है। ये तरीका मैं बहुत क्वेश्चंस में बता रखा हूं ऑलरेडी कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं। n² -36n -25n + 900 बराबर 0। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से n कॉमन, n -36, यहां पर भी n -36 बचना चाहिए, मतलब यहां से हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा? 25 किसका? माइनस का, बराबर 0। एक ब्रैकेट में n -25 आ गया, एक ब्रैकेट में n -36 आ गया, बराबर 0। एक बार इसको 0 करते हैं, n -25 बराबर 0, तो n का मान दोस्त आ जाता है 25। एक बार जब इसको 0 करते हैं, n -36 बराबर 0, तो n का मान यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना? 36। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि n का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। 25 भी सही है, 36 भी सही है, मतलब इसके 25 पदों को लेंगे तो भी योगफल 300 आएगा, इसके 36 पदों को लेंगे तो भी योगफल कितना आएगा? 300 आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले टारगेट की तरफ, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इसमें बात किया गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल 140 है। ठीक है, लिख लेते हैं। प्रथम 10 पदों का योगफल दोस्त कितना है? 140। प्रथम 16 पदों का योग 320 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। वही एक ही नियम, क्या? एक ही नियम, बस नियम यह है कि
जो भी पता है आपको उसका लिख देना है क्या, फॉर्मूला। जो भी पता है उसका फॉर्मूला लिख देना है। सबसे पहले तो हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn का फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। n की जगह पर जब आप 10 रखेंगे तो S10 बन जाएगा, तो सबकी जगह पर 10 रखेंगे जहां भी n दिखेगा। 2a तो पता नहीं है, और 10 - 1 10 - 1 हो जाएगा 9d। ये हो गया 5। S10 का मान कितना है, 140। 140 ये मान यहीं पे रख लेते हैं ना, ऊपर ही रख लेते हैं यहीं पे 140। S10 की जगह अच्छा नहीं, S10 ही रहने दो। S10 का मान रखेंगे कितना, 140, और ये 5 इधर आके भाग हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 बट्ठे 40, 28 बराबर यहां पर बच गया 2a प्लस 9d। मतलब आपके पास एक समीकरण बन गया क्या, 2a प्लस 9d बराबर 28। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने S10 के साथ किया है वही काम हम S16 के साथ करने वाले हैं। मतलब n की जगह लिखेंगे 16। n की जगह 16 लिखेंगे, जहां भी n दिख रहा है वहां पर 16 लिखेंगे। n की जगह यहां 16 लिखेंगे तो हो जाएगा 16/2 2a प्लस n-1 मतलब 16 - 1 15d। S16 का मान रखेंगे जो है 320, यहां पर लिखेंगे 320। ये तो 8 हो गया, और 8 इधर आके भाग हो जाएगा, यहां पर बच गया 2a धन 15d। 8 से इसको उड़ा देंगे, 40 आ गया, और यहां से आपका एक समीकरण बन गया 2a धन 15d बराबर कितना, 40। ये है अपना समीकरण संख्या 2। आगे की कहानी आपको पता है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि लगाना चाहते हैं आप, समीकरण 1 तथा 2 से। इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, काम बन जाएगा अपना। सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं, 2a प्लस 9d बराबर 28। समीकरण 2 को लिखेंगे 2a प्लस 15d बराबर 40। 2a प्लस 15d बराबर 40। माइनस करेंगे दोस्त, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया 15, 9 - 15 -6d, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 12। माइनस से माइनस उड़ा देंगे, d आ जाएगा अपना 12/6 मतलब कि 2। d का मान आ चुका है आपके पास 2, और d का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 9d की जगह पर 2 बराबर 28। 2a बराबर 28 माइनस 9 दूना 18, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 28 - 18 10। तो a का मान आ गया 10/2 मतलब कि 5। a का मान दोस्त आ चुका है 5, और d का मान आ चुका है 2। a और d अगर आपको पता है तो दुनिया का कुछ भी निकालना हो इस चैप्टर में फटाफट निकलेगा। कैसे, SM पूछ रहा है, SM पूछ रहा है हमसे, SM ऐसे ही निकाल देंगे फटाफट से। ध्यान से देखेंगे कि SM का मान कैसे हम निकाल रहे होंगे। यहाँ पे SM की बात हो रही है, तो SM का फॉर्मूला हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1d। क्लियर है बात की, ये SM का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो m पूछ रहा है तो m की जगह तो m ही रखना है हमें। 2a की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस m की जगह पर तो m ही रहेगा, और d का मान है 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर m के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। m/2 2 × 5 = 10 प्लस 2m - 2, तो ये आ गया m/2, और कोष्ठक में आ गया देखो 10 - 2 8, 8 धन 2m, 8 धन 2m। अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे तो m/2 तो था ही, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 4 + m, 4 + m। 2 से 2 को उड़ा देंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। आंसर इधर लिखेंगे, क्या है आंसर, ध्यान से देखें। आंसर अपना आ गया SM बराबर m को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो m² + 4m
m स्क्वायर प्लस 4m, ये आपका आंसर आ जाएगा, m पदों का योगफल। क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये आ गया प्रश्न संख्या 17। 17 को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोल दिया, ये वाला फॉर्म देख के घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है ना, डरना बिल्कुल नहीं है, आसान होता है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको Sn दिया हुआ है और an पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है, an पूछ रहा है। समांतर श्रेणी का 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त मेथड बताने वाला हूं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्लास में, याद होगा अगर आपको, कि an बराबर होता है फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत ही कम जगह ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसको बिल्कुल याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपसे बन जाएगा एक क्वेश्चन बहुत आराम से। दोस्त हमारे पास Sn तो है, मतलब ये जो Sn लिखा हुआ है इसका मान तो है अपने पास, लेकिन हमारे पास किसका मान नहीं है? ये जो Sn है इसका मान अपने पास है, इसका मान अपने पास नहीं है। इसका मान निकालेंगे, किसका? सबसे पहले हम निकालेंगे Sn माइनस 1 का मान। कैसे? n को लिख दिया मैंने n माइनस 1, तो जहां भी यहां पर n दिख रहा है वहां पर लिख देना है n माइनस 1। पहले मैंने इस वाले n को लिख दिया n माइनस 1, अब इसको भी n माइनस 1 लिखो और इसको भी n माइनस 1 लिखो। तो ये हो गया 6, n की जगह n माइनस 1, और ये हो गया प्लस का 7 और n की जगह n माइनस 1। क्योंकि n का स्क्वायर हो रहा था तो n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6n माइनस 6 प्लस 7, n माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ क्लियर है? बहुत बढ़िया। 6n माइनस 6 प्लस 7 को अंदर गुणा कराओ, 7n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14n। यहां पर क्या करेंगे हम? 7n स्क्वायर को पहले बाहर लिखेंगे आगे सबसे, 6n यहां पर है और ये माइनस का 14n है, 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस 8, माइनस 8n, 7 माइनस 6 प्लस का 1। तो हमारे पास Sn माइनस 1 भी आ चुका है, मतलब ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। तो अब हम इसमें मान रखेंगे। अब हम इसमें क्या रखेंगे? मान रखेंगे। तो हमें पता है कि an बराबर होता है, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो सबसे पहले हम Sn का मान रखेंगे। Sn का मान मतलब यहाँ पर जो Sn लिखा है ये वाला, इसका मान रखेंगे Sn की जगह पर 6n प्लस 7n स्क्वायर। क्या लिख दिया? 6n प्लस 7n स्क्वायर। बीच में माइनस है इसलिए सावधानी से करेंगे, कोष्ठक में रख के करेंगे एक एक चीज को। अब Sn माइनस 1 का मान रखना है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। इसको लिखेंगे क्या? 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। क्लियर है बातें? कोई डाउट? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम इस माइनस चिन्ह को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 1। इससे इसको उड़ा दो, 8 6 14n, 8 6 14n हो गया। और कुछ बचा है? और केवल यही बच रहा है माइनस का 1। तो ये अपना दोस्त nवां पद हो जाएगा। कितना ही जल्दी हो गया। नहीं तो इस क्वेश्चन का मेथड अलग अलग मैंने जगह पे भी देखा है, अलग अलग लोगों को पढ़ाते हुए भी देखा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बड़े मेथड में बताते हैं, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से हमें करना है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार दोस्त स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे की तरफ। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति इतना के ऋण का भुगतान पहले महीने 20 रुपए से शुरू करता है, मतलब इतना पैसा उसको देना है और पहले महीने उसने 20 रुपए दिया। पहले महीने दोस्त उसने 20 रुपए दिया और हर महीने 15 रुपए बढ़ा के दे रहा है। मतलब अगले महीने 20 में 15 जोड़ दो, कितना? 20 10 30 5 35 रुपए दिया होगा। उसके अगले महीने 50 रुपए दिया होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे देता चला जा रहा है ना। तब ऋण का पूर्ण भुगतान होने में कितना समय लगेगा? ये देखो, ये 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। ऐसे ऐसे करते करते उसको बहुत सारा पैसा देना है।
कि कुल कितना पैसा देना है, इतना, मतलब इन सबको जोड़ने पे मतलब SN कितना आएगा 3250। ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, 3250 रुपए होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि उसका उधार हो गया। मान लो आपने किसी से 20 रुपए उधार लिया, अब उसको महीने महीने पैसे दे रहे हो, एक महीने में 5 रुपए दे दिया, दूसरे महीने 10 रुपए दे दिया, तीसरे महीने फिर 5 रुपए दे दिया। तो आपने जब 5 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए को जोड़ा तभी तो उसका कर्जा पूरा हुआ, जो 20 रुपए आपने कर्जा लिया था। तो यहां पर भी जब इन सभी पैसों को जोड़ के 3250 रुपए हो जाएंगे तभी हमारा कर्जा पूरा होगा, मतलब कि सभी पदों को जोड़ने पर 3250 आना चाहिए। क्लियर है बात? अब यहां पे देखो, ए का मान हमें पता है 20, डी का मान पता है हमें 15, 35 माइनस 20 15। अब हम इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और n का मान आ जाएगा, जितना भी n का मान आएगा उतने महीने लगेंगे, है ना? कैसे? SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। SN का मान है 3250 बराबर n बाई 2। n का मान तो हमें पता नहीं है, वही तो हमसे पूछ रहा है। 2a, a का मान है 20 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 15। इनको लिख दिया। अब 2 को इधर भेज दें, 2 को इधर भेजेंगे 3250 में 2 से गुणा हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? एक बार ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट है? ये 2 इधर गुणा हो गया। अब यहां पर क्या बचा? n, 20 दूना 40, 15 को भी अंदर गुणा करा देंगे, 15n माइनस 15। ठीक है, अभी इसको गुणा कर दें या छोड़ दें, जल्दी बताइए। चलो गुणा कर देते हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ, 325 का डबल करेंगे 650 और एक जीरो लगा देंगे तो इनको गुणा करने पे 6500 आ गया। 40 और 15 आपस में घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 धन 15n, 25 धन 15n। n को अंदर गुणा कराएंगे दोस्त तो यहाँ पे आ जाएगा 6500 बराबर, n को अंदर गुणा कराएंगे 25n धन 15n स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक नहीं है? क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है, सबको एक तरफ कर लो। तो ये रहा 15n स्क्वायर और 15n स्क्वायर के साथ है 25n, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6500 बराबर 0। क्लियर? इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कैसे छोटा बनाएंगे? 5 कॉमन लेकर, 5 कॉमन आ रहा है पूरे में से, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो 5 तियां 15, यहाँ पे 3n स्क्वायर, 5 पंजे 25, यहाँ पे 5n और यहाँ पर माइनस 1300 बराबर 0। 5 उधर जाके खत्म हो गया काम 5 का, तो 3n स्क्वायर धन 5n माइनस 1300 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं, है ना? आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से देखेंगे। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? पहले जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 5। जोड़ने या घटाने पर? गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 3 गुणे 1300 मतलब 3900। जो भी गुणा करने पे आना चाहिए इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 को छोड़ दो, 1300 का गुणनखंड करो, 1300। 2 से उड़ाओ 650, फिर से 2 से उड़ाओ 325, 3 2 5 5 10, 5 से उड़ाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से 5 से उड़ाएंगे और फिर से 13 से उड़ा देंगे तो अपना ये गुणनखंड हो गया। अब इन सभी को, अच्छा इसके साथ 3 भी है, ये वाला 3 तो बचा है, ये तो 1300 का बस निकाला, तो 3 को पहले लिख दिया, 3 है, फिर 2 बार 2 है, 2 बार 5 है और 1 बार 13 है। इतनी बात समझ में आ गई कि गुणनखंड करना है तो किनारे गुणे किनारे का गुणनखंड कर लिया मैंने, ठीक है। 1300 और 3 का गुणनखंड कर दिया। अब इसमें से 2 ग्रुप बनाना है आपको जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आए, जोड़ने या घटाने पर 5 आए। आइए ढूंढते हैं। इन सबको अगर एक साथ में रखता हूं तो कितना हो गया? 5 दूना 10, 3 दूना 6, मतलब कि देखो कितना आराम से मिल गया, कितना ही आराम से मिल गया। इन सबको गुणा करने पे 60 आ गया, इन सबको गुणा करने पे 65 आ गया और इनको घटाने पर 5 मिल गया। मतलब आंसर क्या आने वाला है? मतलब इसको किसमें तोड़ने वाले हैं आप? 60 और 65 में। 60 और 65 में 60 माइनस का होगा और 65 प्लस का होगा, क्योंकि 65 माइनस 60 करेंगे तभी तो प्लस का 5 आएगा। 65 माइनस 5, है ना? तो आओ देखते हैं 65 और 5 लिखकर। 65 और 5, इसकी जगह पर आ गया प्लस का 65n
माइनस का 5n माइनस का 1300 बराबर 0। यहां 60 होगा दोस्त, 60। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कर दिया, 5n को लिख दिया 65n माइनस 60n। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, नंबर में से कोई कॉमन आ नहीं रहा। ऐसा कोई पहाड़ा तो है ही नहीं कि जिसमें 3 भी आ जाए और 65 भी आ जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं बना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने n को कॉमन कर लिया, यहां पर बच गया 3n और यहां पर आ गया 65। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी दोस्त क्या आएगा, 3n और 65। तो कॉमन क्या आया होगा, कॉमन क्या आया होगा, एक तो धन का चिन्ह, क्योंकि चिन्ह बदल गए तो यहाँ धन, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। चिन्ह बदल गया है तो माइनस का चिन्ह, पहले 60 था अभी 3, तो यहाँ 20 आया होगा, क्योंकि 20 3 60 होता है। एक कोष्ठक में लिखेंगे n माइनस 20 और एक कोष्ठक में लिखेंगे 3n धन 65। 3n धन 65 बराबर 0 कर देंगे। एक बार जब इसको हम शून्य के बराबर करते हैं तो n का मान आ जाता है 20, और जब दोस्त आप इसको एक बार शून्य के बराबर करेंगे तो यहां से n का मान आएगा माइनस 65/3। लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि n का मान केवल और केवल धनात्मक हो सकता है, वो भी पूर्णांक हो सकता है। धनात्मक में भी ऐसा नहीं कि 2/5, नहीं, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बात। तो ये तो ऋणात्मक भी है और बटे में भी है, मतलब फ्रैक्शन भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको हम रिजेक्टेड लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, ये निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड। क्लियर है बात। तो हमारा n का मान कितना आ गया, 20, मतलब 20 महीने में वो पूर्ण भुगतान कर देगा। 20 महीने, 20 महीने में ऋण का, कर्ज का पूर्ण भुगतान हो जाएगा, है ना, पूर्ण भुगतान हो जाएगा। एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जो आप गलती करते हैं। आप सभी दोस्त क्या करते हैं, यहां तक आंसर निकाल लेते हैं, एकदम ताली बजा के खुश हो जाते हैं कि यस सही हो गया, और आपका देखते होंगे एक नंबर कट भी जाता है, पता भी नहीं चलता क्यों कटा। इसी वजह से जब भी क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में पूछा जाए, जिसको हम इबारती प्रश्न बोलते हैं, जब भी वर्ड फॉर्म में पूछा जाए, वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, उसका आंसर भी आपको स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा, मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य के फॉर्म में देना पड़ेगा। क्लियर है बात, ऐसे लिख के बताना पड़ेगा लास्ट में। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और हम बढ़ेंगे अपने अगले टारगेट की तरफ। अब हम देखेंगे समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य यूपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में रिसेंटली पूछा गया था, है ना, अभी जल्दी में ही आया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अभी किसी भी बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। आ रही बात समझ में। समांतर माध्य, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AM भी लिखते हैं, है ना। यदि ABC समांतर श्रेणी में है, 3 नंबर हैं ABC समांतर श्रेणी में है, तो इस बीच वाले B को A तथा C का समांतर माध्य बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब इनको निकालने का तरीका क्या है, B अगर मान लो ABC AP में है, तो B का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस किनारे किनारे वालों को जोड़ लो और इनको 2 से भाग कर दो, मतलब किनारे किनारे वालों का औसत निकाल लो। औसत निकालना, एवरेज निकालना आता होगा आपको। A + C बटे 2 कर दो, तो मतलब AP में है। कभी भी अगर ऐसा सिद्ध करना हो कि ABC AP में है, तो अगर 2 को इधर भेजेंगे तो 2B बराबर A धन C। तो इन दोनों लाइन में से अगर कुछ भी आपने प्रूव कर दिया, उससे ये प्रूव हो जाता है कि A, B और C किसमें है, समांतर श्रेणी में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि ये ऐसा है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो आपको ये लाइन सिद्ध करनी पड़ेगी, फिर बोलना पड़ेगा कि अब ये समांतर श्रेणी में है। क्लियर है बात, कोई डाउट यहां तक नहीं है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि ये चीज आई कहां से, ये जो लिखा है वो आया कहां से। तो हमें पता है कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, बराबर होना चाहिए। मतलब B - A का मान जो है वो C - B के मान के बराबर होना चाहिए।
ये b और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2b हो गया। ये c अपनी जगह पर है, इस a को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहां देखो वहां से नहीं समझ में आ रहा तो b माइनस ए जो होगा वो बराबर होगा दोस्त c माइनस बी के, c माइनस बी के। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये तीनों किसमें है, AP में है। अब इस b को इधर भेजेंगे तो b धन b हो जाएगा, और इस a को उधर भेजेंगे तो c धन a हो जाएगा। ये बन गया 2b और ये बन गया c धन a। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा और कितना आ जाएगा, c धन a बटे 2, या इसको हम लिख सकते हैं a धन c बटे 2। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। 2 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान है, AM अरिथमेटिक मीन बराबर 2 धन 12, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, आ गया 14 बटे 2, मतलब कि 7। आसान, इससे आसान कुछ हो सकता है? आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2 नंबर में, इतना आसान। अब हम देखेंगे दोस्त कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अगर 3 नंबर हैं समांतर श्रेणी में या 4 नंबर हैं समांतर श्रेणी में तो उनको मानना क्या होता है। लिखते हैं ना, माना कि 3 नंबर ये और ये हैं, 4 नंबर ये। तो 3 नंबर जब भी मानना होगा आपको मानना पड़ेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब भी आपको 4 नंबर समांतर श्रेणी में मानना है तो ये मत मान लेना कि x y z w या a b c d, नहीं। हमेशा 4 नंबर जब समांतर श्रेणी में मानना होगा तो लिखेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इन दोनों को रट लेना है कि 3 नंबर अगर बोलेगा तो ये और 4 नंबर बोलेगा तो a। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं, माना तीनों संख्याएं, माना संख्याएं, अब 3 संख्याओं की बात किया है तो क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं, हमेशा यही मानना है दोस्त। और अगर 4 होती तो तब मैं लिखता a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो 3 संख्याएं, आगे क्या बोल रहा है, उनका योगफल -3 है, मतलब इन सबको जोड़ने पर -3 आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां ध्यान से देखें तो d से d उड़ जाएगा। यही फायदा होता है मानने का कि आपको पहला पद पता चल जाएगा बहुत जल्दी। a 3a बराबर -3, a का मान -3 बटे 3, मतलब कि -1। a आ गया अपने पास माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, हो ही नहीं सकती। इनका योगफल -3 था और दोस्त गुणनफल कितना है, 8। तो इन तीनों को गुणा करेंगे। ये बीच वाले को पहले लिख देता हूं और ये किनारे किनारे वालों को एक साथ गुणा कर देंगे। a माइनस डी, a प्लस डी बराबर, गुणा करने पे आ रहा है 8। a को तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, एक सर्व समीकरण लग रही है ना, a धन b, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 8। a का मान हमें पता है, a का मान है -1, तो a की जगह पर -1 लिखेंगे। -1 का वर्ग हो जाएगा -d का वर्ग बराबर 8। ये तो माइनस ही है, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का वर्ग 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर 8। माइनस को अंदर भेजेंगे, -1 प्लस डी स्क्वायर बराबर 8। तो डी स्क्वायर आ गया, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा। 8 धन 1 9। तो डी का मान दोस्त आ गया प्लस माइनस करड़ी में 9, मतलब डी का मान आ चुका है हमारे पास +-3। डी का मान कितना आ गया, +-3। ए का मान कितना आ गया, -1। अब ध्यान से देखना, d के 2 मान आ रहे हैं। तो पहले अगर a बराबर -1 और d बराबर +3 लेते हैं, d के 2 मान हैं आपके पास, एक +3 है एक -3 है। अगर हमने +3 लिया तो क्या होगा, अब यहां पर मान रख के देखो, a की जगह पे -1 और d की जगह पे 3, -1 -3, पहला पद आ गया -4। -1 +3 2। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गया। इन सबको योग करेंगे, जोड़ेंगे तो -3 आएगा। इन सबको गुणा करेंगे तो +8 आएगा। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। गुणा करके और जोड़ के देख लो, और वो समांतर श्रेणी में भी हैं। अगर अब दूसरी कंडीशन, यदि
a बराबर तो -1 ही होगा, लेकिन d का मान हमने अगर -3 लिख दिया, क्योंकि d के 2 मान हैं, तो आंसर तो यही मिलेगा, लेकिन उल्टा मिलेगा। पहले 2 मिल जाएगा आपको, रख के देखो ना मान, -3 -1 -3, तो 3 -1 2 मिल जाएगा। ऐसे ही उल्टा मिल जाएगा, यही मिल जाएगा आपको वहां पे रखने पे। तो ये दोनों ही आंसर आपको लिखने पड़ेंगे और ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। मतलब जो ये पूछ रहा है संख्याएं, वो संख्याएं हो जाएंगी -4 -1 2 या 2 -1 -4। क्लियर है बात? तो ये 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। एक बेहतरीन सा रिवीजन भी हो गया आपका, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन नाम ही है इसका, सीरीज का। एक बढ़िया रिवीजन किया आपने और वो सारे क्वेश्चन देख लिए जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपने इतना, जितना आज मैंने कराया है, इतना आपने बहुत ढंग से कर लिया, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे ना बने। क्लियर है बात? तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट करना दोस्त कभी नहीं भूलेंगे। अपना ध्यान रखेंगे, मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त करते रहेंगे। तो एक जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी हम कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही अच्छी बात क्या है कि ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जरूरत एक चीज की है दोस्त, एकदम खतरनाक सी मेहनत करने की, एकदम लग जाने की, एकदम बेहतरीन नंबर लाने की अपने एग्जाम में। इसके साथ ही आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और आपके लिए जो डिजाइन किया गया है ई नोट्स और ई बुक्स, बेहतरीन है नंबर लाने के लिए। ये मतलब ई नोट्स और ई बुक्स जो है वो बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से डिजाइन किए जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इनको ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्त, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, जबरदस्त पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।